दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो ऑप्शन नंबर ए जो है रसगुल्लो वो सही हो जाएगा कि 1815 ईस्वी में क्या हुआ, वाटरलू के मैदान में फ्रांस का क्या हुआ, हार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था? ऑप्शंस क्या है, 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख यानी कि 3 जो है बटा हुआ था। तो अगर मैं बात करूं ये 3 कौन कौन से सर, तो 3 तो पहला था आपको पता है पादरी वर्ग, दूसरा क्या था कुलीन वर्ग और तीसरा क्या था आपका मध्यम वर्ग। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे ये बताएं कि मध्यम वर्ग में काम क्या, मैंने पूछा कि मध्यम वर्ग में कौन कौन से जो लोग हैं, किस पैसे के जो लोग हैं वो आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? और ऑप्शंस क्या है, समांत वर्ग, सर्वहारा वर्ग, पादरी वर्ग और जदीद। तो ये ऑप्शन नंबर गो जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि पादरी वर्ग उन लोगों को कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो हमारा जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? और आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क 1771, ऑप्शन ख 1781, ऑप्शन ग 1791, ऑप्शन घ 1801। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि मैं बोल सकता हूं कितना 1791। कब? 1791। तो फ्रांस का जो संविधान है वो 1791 में जो है वो लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता था? और ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क आतंक का राज, ऑप्शन ख निरंकुश राजा, ऑप्शन ग लोकतांत्रिक राज, ऑप्शन घ तानाशाही राज। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, यानी कि आतंक के राज से नाम से जो है वो जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो हमारा छठा नंबर का जो क्वेश्चन वो क्या है कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? और ऑप्शंस क्या देख सकते हो, जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस तृतीय और जार निकोलस क्या है चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय जो था इसका क्या मैं बोल सकता हूँ 1917 से पूर्व का जो है वो कौन थे, राजा थे, कहां का? फ्रांस का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवां नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, ध्यान से पढ़ना कि रूसी संसद का नाम क्या था? रूसी संसद का क्या नाम था? ऑप्शंस क्या है, संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट और क्या है ड्यूमा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ड्यूमा। तो रूसी संसद का क्या नाम था? तो ड्यूमा। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए भारत का जो संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये आपको फटाफट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो 8वां नंबर का क्वेश्चन रसगुल्लो देख सकते हो आप लोग कि बोल्शेविक पार्टी क्या है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? और ऑप्शंस क्या है, लेनिन, करेंस्की, जार निकोलस द्वितीय और कार्ल मार्क्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। तो बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे? लेनिन जो है वो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शंस क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, ध्यान से आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का तो क्वेश्चन क्या है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या है? रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या है? और आपके ऑप्शंस क्या है, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो अगर मैं बात करूं तो इसके जो ऑप्शंस है वो क्या है, ऑप्शंस क में क्या है 1 और 2, ऑप्शन ख में क्या है 2 और 3, और ऑप्शन ग में क्या है 3 और 4, और ऑप्शन घ क्या है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ है इसका सही हो जाएगा। कारण समझिएगा, क्योंकि रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध से खुद को हटाना, सभी को जमीन देना, कारखानों पे मजदूरों का नियंत्रण और सभी जो जाति हैं उनको बराबरी का हक देना। तो ये चारों जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है?
खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? और आपका ऑप्शंस क्या है? 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905 और 20 जनवरी 1905। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 9 जनवरी 1905। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और ऑप्शंस क्या है? 4.2%, 2.4%, 2.2% और 1.7%। तो ऑप्शन नंबर ख जो है मेरे रसगुल्लो इसका सही हो जाएगा 2.4%। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन है कि भारत का मानक यमुनोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? क्या है भारत की जो मानक यमुनोत्तर रेखा वो कौन सी रेखा है? और ऑप्शंस क्या है? 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश और गौ नंबर क्या है? 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। और ऑप्शन घ क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। चलिए क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ये जो 82.30 जो अंश पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? फटाफट क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? और ऑप्शंस क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उड़ीसा। चलिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, इसका ट्रिक याद रखिएगा। मित्र पर क्या रखिएगा? मित्र पर गमछा क्या रखिएगा? गमछा झार, गमछा झार, इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक आपको क्या करेगा? जो जितने भी राज्य हैं वो आपको सारा का सारा बता देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? भारत, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि नेपाल। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से, आप मुझे ये बताइए, ये जो माउंट एवरेस्ट है कौन है? माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी है और आपको पता है नेपाल पे स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? फटाफट आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र में घिरा हो क्या कहलाता है? किधर से? तीनों ओर से समुद्र में घिरा हो। अपने भारत, अगर आपको ये याद होगा भारत का नक्शा तो आप ध्यान से बोल सकते हो। आप जानते हो कि भारत का यहां से यहां तक क्या होता है? पानी से घिरा होता है और इधर का जो हिस्सा होता है वो स्थल से होता है। तो भारत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से बताइए, द्वीप समूह किसे कहा जाता है? क्या बोलोगे? द्वीप समूह किसे कहा जाता है? फटाफट आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस क्या है? भाभर, भांगर, खादर और तराई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी कि खादर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी कि खादर। तो बाढ़ वाले मैदानों को क्या कहा जाता है? जिसमें नया निक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं? खादर। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से कि मैदान का जो पुराना जो निक्षेप होता है, यानी कि ओल्ड जो निक्षेप होता है उसे क्या कहा जाता है? फटाफट आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गोवा के दक्षिण में स्थित क्या है? दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण और उत्तरी सरकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी कि कोंकण। क्या हो जाएगा? कोंकण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किस द्वीप का निर्माण प्रबल भित्ति से हुआ है? किस द्वीप का निर्माण प्रबल भित्ति से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? और ऑप्शन क क्या है? अमेजन, ऑप्शन ख क्या है? नील, ऑप्शन ग क्या है? सिंधु और ऑप्शन घ क्या है? गंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी अरब सागर
में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और आपके ऑप्शंस क्या है? गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर गो जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर पर गिरती है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे ये बता दीजिए कि गंगा नदी जो है वो कौन से सागर में जाके गिरती है? आपको फटाफट ये आपको आंसर दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पे क्या है? लमपुर। तो चलिए लमपुर नहीं है, ये पालमपुर है। क्या है? पालमपुर गांव की कहानी से है। तो क्वेश्चन क्या है कि पालमपुर की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित होते थे? और ऑप्शंस क्या है देख सकते हो। ऑप्शन नंबर क 25%, ऑप्शन नंबर ख 35%, ऑप्शन नंबर ग 75%, और यहाँ पे मिस प्रिंट है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ वो क्या हो जाएगा? 100%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 22वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर, और आपका क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्ला लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन है आपका कि खरीफ फसल किस अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि क्या है? और आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस को जून से अक्टूबर, ऑप्शन ख नवंबर से अप्रैल, ऑप्शन ग अप्रैल से अगस्त, और ये है ऑप्शन नंबर घ, यानी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, यानी कि जून से अक्टूबर का जो महीना होता है वो खरीफ फसल का होता है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताइए, तो रबी फसल जो है, कौन सा रबी फसल जो है उसकी अवधि क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? और आप देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस को खाद्यान्न के उत्पादन से, ऑप्शन ख तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन ग दूध के उत्पादन से, और यह है ऑप्शन नंबर घ क्या है? मत्स्य पालन से। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर क, यानी कि खाद्यान्न से। किससे है? खाद्यान्न से। चलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग बताइए जो हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चलिए अगले आगे जाते हैं और 24वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कैसा है? कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। और आपका ऑप्शंस क्या है? औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल और मशीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग, नगद पैसा तथा कच्चा माल। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमने को जानते हैं कार्यशील पूंजी होता है और एक क्या होता है? अस्थाई पूंजी होता है। क्या होता है? एक अस्थाई पूंजी होता है। तो बताइए ये जो बाकी जो बचे 3 ऑप्शन है, इसमें से जो अस्थाई पूंजी है वो कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है? छाप देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? और आपके ऑप्शंस क्या है? खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद्य एवं बीज की बिक्री। तो ऑप्शन नंबर जो ख है, ये ख जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, खाद्य एवं बीजों की बिक्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए भाई पढ़ते हैं कथन 1 को कि जब मानव संसाधन को शिक्षित तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण होता है। तो वाकई में सही है, इससे तो मानव पूंजी का निर्माण होता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं ऑप्शंस का, तो ऑप्शन नंबर को क्या है? कथन 1 सही है, तो यह तो गलत हो गया। केवल कथन 2 सही है, यह भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर गो क्या है कि जो कथन 1 और कथन जो 2 है दोनों सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप बताइए मानव पूंजी किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? मानव पूंजी किसे कहा जाता है? फटाफट आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट छाप देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति क्या होता है? अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। और आपके ऑप्शंस क्या? ऑप्शन नंबर को शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन ख शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन ग अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, और ये एक्चुअली है ऑप्शन नंबर घ, वो क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 28वां नंबर का क्वेश्चन देख
सकते हो आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? किसको? बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। और आपके ऑप्शंस क्या है मेरे स्कूल, आप लोग देख सकते हो ध्यान से कि जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। तो देखो काम करते हैं तो यानी कि ये तो बेरोजगारी नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर क जो है वो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ख क्या है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार ना मिले, तो ऑप्शन नंबर जो ख है मेरे रसगुल्लो वो सही हो गया। कि क्या हो गया? प्रचलित मजदूरी से कम मजदूरी में भी काम करने के लिए रेडी हो लेकिन उसे क्या ना मिले? काम ना मिले, तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा जो कार्यक्रम चलाया गया है? और आपके ऑप्शंस क्या है? सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, ऑप्शन नंबर ग क्या है? क और ख दोनों, और यहाँ पे स्प्रिंट है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो जो शिविर है वो दोनों जो ही चलाया गया है। चलिए आगे बात करते हो। 30वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? और आपके ऑप्शंस क्या है कि जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार ना मिले, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिले, जब वर्षा के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त ना हो, जब वैकल्प रोजगार उपलब्ध ना हो। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही हो जाएगा कि वर्ष के कुछ ही महीने में क्या मिले? उसको रोजगार मिले या मौसमी महीने पे ही रोजगार मिले। चलिए क्वेश्चन आपके लिए बताइए, तो मौसमी जो बेरोजगारी होता है वो किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है ये आपको बोल देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र से। क्या है? लोकतंत्र से कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? और आपके ऑप्शंस क्या है? कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, कुछ विशेष लोगों का शासन। तो सही क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? ऑप्शन नंबर ग, यानी कि लोगों का शासन। किसके लिए? लोगों का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? और आपके ऑप्शंस क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट का मोल, कानून का राजा और अधिकारियों का आदर। तो इसका जो सही आंसर होगा कि कौन सा विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा कि एक ही राजनीतिक दल का शासन। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दलों का क्या होता है? शासन होता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है मेरा रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 32वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके पास। और क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? और अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो ऑप्शंस देख सकते हो कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ये तो सही हो गया भाई। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो ये भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ग का, तो लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? क्या है? अच्छा नहीं है। और आपके ऑप्शंस क्या है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र जो होता है वो क्या कराता है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो ये तो सही है भाई। अब बात करते हैं अगले 3 ऑप्शंस का। तो ऑप्शन नंबर ख क्या है कि लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिकार क्या होता है? जवाबदेही वाला होता है। तो ये भी जो है सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ग का, तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर घ जो है ये गलत है। कारण समझिएगा कि लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता। तो ये गलत है। ये लोगों का सम्मान और आदर करता है। तो बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी? और आपके ऑप्शंस क्या है? 1992, 1994, 1996 और 1999। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1999, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 36 नंबर का क्वेश्चन आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? और आपके ऑप्शंस क्या है? 1991, 1992, 1993 और 1994। यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका 1994 में जो है वो स्वतंत्र हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 37वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके पास यार। क्वेश्चन क्या है कि रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? और आपके ऑप्शंस क्या है? श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और चीन। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में क्या था? रंगभेद का नीति जो था प्रचलित था। चलिए बात करते हैं आगे। और 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कितनी संख्या थी? और ऑप्शंस क्या है? 324, 250, 299 और 385। तो ऑप्शन नंबर गो जो है वो सही हो जाएगा, 299 जो सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 39वां नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे स्कूलों, देख सकते हो लोग ध्यान से कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? और आपके ऑप्शंस क्या है? शासक प्रमुख के अधिकार। तो भाई इसके तो अधिकार का वर्णन होता है, शासन प्रमुख का नाम ये जो है नहीं होता है। विधायिका और विधायिका के अधिकार ये भी होता है देश का नाम। तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो गलत है। कारण समझिएगा कि अगर उसका नाम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का तो बोल सकते हो राजशाही शासन जो है वो हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन पे, आपके सीट संख्या 1 पे। और आपका क्वेश्चन क्या दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? और आपके ऑप्शंस क्या है? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 26 नवंबर 1950। आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि लागू तो 26 नवंबर 1950 को किया था, लेकिन बना कब था? 26 नवंबर 1949। तो एक चीज मेरे को बताइए कि संविधान को बनाने में, क्या बोलोगे? संविधान को बनाने में कुल कितना दिन का समय लगा था? आपको क्या करना है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है? वीडियो को लाइक